फ्रेंड आइए आज बीए पार्ट 1 के लिए समाजशास्त्र में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। अन्य विज्ञानों से संबंध। ठीक है, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो बात करी थी वो समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है और समाजशास्त्र की परिभाषा, उसके बारे में बात की। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान उसे कहते हैं जो क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। अब ये देखना है कि समाजशास्त्र में जो अन्य विज्ञानों से संबंध की बात है, तो ऑगस्ट काम्टे महोदय ने समाजशास्त्र के कई अन्य विज्ञानों के साथ संबंध इनका बताया है, जिसमें दर्शन शास्त्र, दूसरा इतिहास, तीसरा अर्थशास्त्र, चौथा राजनीति शास्त्र, ठीक है। राजनीति शास्त्र, ठीक है, तथा अन्य से संबंध। समाजशास्त्र का देखते हैं, चाहे वो दर्शन शास्त्र से हो, चाहे इतिहास से हो, चाहे अर्थशास्त्र से हो, चाहे राजनीति शास्त्र, चाहे अन्य में मनोविज्ञान हो, मनोविज्ञान आदि से इनके संबंधों के बारे में पता चलता है। ये है कि जैसे इसकी तुलना मानव के एक शरीर से की गई है। मानव के जब शरीर को देखा जाता है तो मानव शरीर तो पूरा पार्ट है, लेकिन शरीर में कई सारे अंग होते हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, इस तरीके से। और जब हम शरीर की पूरी बॉडी की का अध्ययन करते हैं तो उसमें इन सभी अंगों का अलग अलग करके उनका अध्ययन करते हैं। ठीक उसी तरीके से समाजशास्त्र क्या है कि समाज का एक पूरा विस्तृत जो है खाका है। और जब हम इसका अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो एक एक पार्ट का अध्ययन करते हैं। समाज की वो समाज में प्रचलित जो भी सारी रीतियाँ हों, परंपराएं हों, मान्यताएं हों, रूढ़िवादिता हों, इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं, जैसे अगर इसमें देखा जाए दर्शन शास्त्र में का समाजशास्त्र से क्या संबंध है, अगर इसकी बात की जाए तो दर्शन शास्त्र जो होता है ये किस पर आधारित होता है। तो दर्शन शास्त्र जो होता है ये आपका तार्किकता पर आधारित होता है, तर्क प्रधान होता है, कल्पना और तर्क पर आधारित होता है। दर्शन शास्त्र जो है ये कल्पना और तर्क पर आधारित होता है, तर्क एवं कल्पना पर आधारित होता है। कल्पना पर आधारित होता है। दर्शन शास्त्र में तर्क एवं कल्पना की बात की जाती है। और जब समाजशास्त्र की बात की जाए, इसमें तर्क और कल्पना पर, चूँकि ये जो दर्शन शास्त्र है ये कल्पना और तर्क पर आधारित होती है, और ठीक ऐसी ही कल्पना एवं तर्क जो है समाजशास्त्र में हम जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों और परंपराओं में देखते हैं। ये तर्क और कल्पना हम अगर समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो समाजशास्त्र में इसको हम जनरीतियों, परंपराओं
रूढ़ियों, मान्यताओं आदि में इसको देखते हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो दोनों एक दूसरे के अन्योन्यासी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों कहीं न कहीं दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का एक दूसरे से संबंध है। चूँकि इसमें तर्क और कल्पना की बात की जाती है दर्शन शास्त्र में, और इसमें भी समाज शास्त्र में तर्क और कल्पना की बात जनरीतियों पर। समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों को एक दूसरे के समीप लाने का जो कार्य है वो सामाजिक दर्शन का है, और सामाजिक दर्शन ही सामाजिक जीवन के मौलिक सिद्धांतों एवं धारणाओं जैसे मनुष्य, समाज, न्याय, प्रसन्नता आदि का अध्ययन करता है। ठीक है, प्रसन्नता आदि का जो अध्ययन करता है वो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की मान्यताओं एवं सिद्धांतों की भी आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं व्याख्या करता है। वस्तुतः समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र एक दूसरे पर ही आधारित होते हैं, और कहीं न कहीं जो है समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का आपस में एक लगाव है, एक जुड़ाव है, जिसका हम अध्ययन समाजशास्त्र के माध्यम से ही करते हैं। तो एक दूसरे को पृथक करके दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र को एक दूसरे से पृथक करके देखा नहीं जा सकता। कहीं न कहीं दर्शन शास्त्र में कि एक इकाई अगर ये कहें तो समाज क्या है, ये समाज ये पूरी एक व्यवस्था है, और दर्शन क्या है, ये कल्पना तर्क पर चूँकि आधारित है, तो ये समाज की एक इकाई हो जाएगी। समाज की एक इकाई का अध्ययन हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं, और इसीलिए दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, और दर्शन शास्त्र को समाज शास्त्र से अलग करके हम उसको नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि समाज शास्त्र का दर्शन शास्त्र के साथ क्या संबंध है, तो आप बता सकते हो कि समाज शास्त्र का दर्शन शास्त्र के साथ तर्क एवं कल्पना पर आधारित है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र के बीच में क्या संबंध है। अब ऐसे ही आइए आगे देखते हैं समाज शास्त्र का मनोविज्ञान के साथ संबंध। दूसरा है समाज शास्त्र का मनोविज्ञान के साथ संबंध। समाज शास्त्र का मनोविज्ञान के साथ संबंध। ठीक है, अब समाज शास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है उसके बारे में देखते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बता सकते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और मनुष्य का जो व्यवहार होता है, उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, स्थिर नहीं होता, पल पल बदलता है। और वो कैसे बदलता है, परिस्थितियों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर। ठीक है, मनुष्य का जो नेचर होता है, व्यवहार होता है, वो परिस्थितियों के आधार पर पल पल बदलता है। और परिस्थितियाँ किसका विषय हैं, परिस्थितियाँ समाज का विषय हैं, समाज शास्त्र का विषय हैं। ठीक है, और उस परिस्थितियों के साथ जो मनुष्य का नेचर पल पल बदलता है, उसका अध्ययन हम किसके माध्यम से करते हैं, मनोविज्ञान के माध्यम से करते हैं। तो इस तरीके से मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पूरक हो गए, या एक दूसरे को अन्योन्यासी हो गए। चूँकि इसीलिए कहा जाता है, कुछ विद्वानों ने ये कहा कि समाजशास्त्र के पास भविष्यवाणी करने की कला नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। वो
हमेशा बदलता रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अभी किसी संस्थान में काम कर रहा है और अचानक में उसके पास कोई कॉल आती है और वो ऐसी कॉल होती है कि जैसे उस कॉल के बारे में वो अपने कान में लगाता है और जैसे ही उस कॉल से आने वाली आवाज़ को वो सुनता है तो सुनने के बाद तुरंत उसके व्यवहार में, उसके चेहरे के हाव भाव में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से जो जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वैसे ही मनुष्य का नेचर बदलता रहता है और इसीलिए मनुष्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अगर ये आज खुश है, अभी खुश है तो ये सारा दिन खुश रहेगा, ऐसा हम उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि परिस्थितियाँ, जो नेचर होती हैं व्यक्ति का, उसके स्वभाव में कहीं न कहीं परिवर्तन ला देती हैं। ठीक है, तो जो नेचर है, व्यवहार है मनुष्य का, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? मनुष्य के व्यवहार का। मनुष्य के व्यवहार का हम अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं और परिस्थितियों का अध्ययन हम किसके आधार पर करते हैं? समाजशास्त्र के आधार पर। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी वैसे वैसे मनुष्य का व्यवहार भी परिवर्तनशील होगा। ये जानते रहिएगा, जब भी अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। मैकाइवर ने कहा भी है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मन विज्ञान को सहायता देता है, जिस प्रकार की मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। ठीक है, तो इस तरीके से समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है आप बता सकते हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है। आइए अब आगे देखते हैं समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। अर्थशास्त्र के साथ संबंध। जैसा कि पहले ये माना जाता था कि समाजशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र को पृथक करके समाजशास्त्र से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि समाजशास्त्र की ही एक इकाई अर्थशास्त्र हुआ करती थी। प्राचीन समय में पहले जो है समाजशास्त्र का जो अध्यापक होता था उसको अर्थशास्त्र के बारे में भी जानकारी हुआ करती थी। ठीक है, और जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो समाज में प्रचलित जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितनी भी वो किसी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, तो इस तरीके से हम देखते हैं समाज में जितनी भी जो भी सारी समस्याएं होती हैं उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? आर्थिक यानी धन का। ठीक है, धन, विनिमय, क्रय विक्रय, उत्पादन, उपभोक्ता, इन सभी का अध्ययन हम उत्पादन, उपभोक्ता, क्रय विक्रय आदि। ठीक है, इन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं। अब हम किसी वस्तु का उत्पादन कितना किया जाए, मार्केट में किसी वस्तु को, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन किया गया और उस वस्तु को देखते हैं कि मार्केट में उसकी मांग अत्यधिक बढ़ जाती है, तो जब उसकी मांग अत्यधिक बढ़ जाती है तो हमको उसकी मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, और ये जो उत्पादन होगा किस पर आधारित होगा? उपभोक्ता की मांग के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, उस वस्तु का जो उपभोग करने वाला उपभोक्ता होता है, जैसे ही मार्केट में उसकी मांग बढ़ती है तो इसके उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, अब जिसकी मांग मार्केट में ज़्यादा होती है उस वस्तु की वैल्यू भी बढ़ जाती है, यानी उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। और जिस वस्तु की मांग मार्केट में नहीं होती, अर्थात जिसकी मांग बाज़ार में नहीं होती, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? गिर जाती है। ठीक है, और इसका उत्पादन, उपभोक्ता, क्रय विक्रय, इन सभी का अध्ययन हम जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। लेकिन इनको जो उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है,
जिसका अध्ययन हम किसके माध्यम के अंतर्गत करते हैं, समाज शास्त्र के माध्यम के अंतर्गत करते हैं। चूँकि वो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण उसकी आवश्यकताएं अनंत हैं, ठीक है। और उसके आवश्यकताएं यानी आर्थिक यानी धन उपार्जन करने की जो उसका तरीका है, उस तरीके का भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इस तरीके से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के अन्योन्यासी भी हैं। एक दूसरे को पृथक करके हम इसको नहीं देख सकते, ठीक है। अर्थशास्त्र में ये कहा जाता है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञानों में से एक है और अर्थशास्त्र को इसीलिए हम विज्ञान कहते हैं क्योंकि इसमें भावात्मक विचार है। अर्थशास्त्र का मुख्य जो विषय है वो भावात्मक अर्थात संपत्ति है, इसलिए सामाजिक ये कहलाता है क्योंकि संपत्ति का संबंध मनुष्य तथा समाज से होता है, ठीक है। संपत्ति का जो है संबंध वो किससे होता है, मनुष्य और समाज से होता है, अर्थात व्यक्ति से होता है। किससे होता है, तो व्यक्ति से होता है। तो इसलिए जो है व्यक्ति का संपत्ति का व्यक्ति से कहीं न कहीं एक दूसरे से जो है दोनों का संबंध होता है। संपत्ति के अभाव में भी व्यक्ति की ये कहा जाता है कहीं न कहीं जो है स्थिति खराब हो जाती है। तो इसलिए दोनों को जो है एक दूसरे से पृथक करके नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो कहीं न कहीं समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के साथ ही जुड़ा हुआ है। आर्थिक क्रियाएं एक समाज की एक इकाई होती हैं और उस इकाई का अध्ययन जो है हम किसके माध्यम से करते हैं, अर्थशास्त्र के माध्यम से करते हैं। और इसलिए जो है अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक हैं या अन्योन्यासी हैं। तो जब भी कभी अगर आपका समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के साथ संबंध पूछे तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। कुछ समाजशास्त्री भी हैं जिन्होंने इसके बारे में कहा। वाकर महोदय ने कहा कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है। किसने कहा, अगर ये कमेंट पूछे तो वाकर महोदय ने कहा अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है। वाकर महोदय ने कहा, वाकर अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है, ठीक है। ये तो वाकर महोदय जी का कथन है। जबकि पेंसन के अनुसार अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है। भौतिक कल्याण का शास्त्र है। पेंसन महोदय का कथन है। किसका है, तो पेंसन, ठीक है, पेंसन महोदय ने कहा है और ये वाकर महोदय ने कहा। तो ऐसे कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपने कमेंट भी इनके बारे में लिखे हैं। आप बता सकते हैं, कभी अगर आपसे पूछे कि ये कमेंट किसके हैं तो आप कह सकते हो कि ये वाकर और ये पेंसन महोदय के कथन हैं। और भी बेबर भी ने लिखा है और मार्क्स ने भी लिखा है। मार्क्स ने लिखा कि अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान तो स्वीकार करती है परंतु उसका संबंध स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो कार्ल मार्क्स महोदय ने उत्पादन और उपभोक्ता इन सभी के बारे में भी उन्होंने एक पुस्तक ही लिखी, दास कैपिटल, उन्हीं की रचना है। कार्ल मार्क्स महोदय ने उत्पादन और उपभोक्ता के बारे में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि जो ये उत्पादक होता है, उत्पादक यानी जो उसको उत्पादन कराता है, एक पूंजीपति वर्ग और एक जो है श्रमिक वर्ग होता है और उन दोनों के बीच में होने वाले उन द्वंद्व के बारे में भी उसने बहुत कुछ कहा है। जब कभी अगर उसकी बात करेंगे, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत उसने दिया, ठीक है। तो जब उसकी बात होगी तो उसको चलेंगे वहाँ पे तो अच्छे से उसको बताएंगे। लेकिन ये जानते रहिएगा कार्ल मार्क्स महोदय भी एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से इसके बारे में उन्होंने भी बताया है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं समाजशास्त्र का इतिहास के साथ संबंध।
आइए अब आगे देखते हैं समाजशास्त्र का इतिहास के साथ संबंध। समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध। इतिहास से संबंध देखिए, जहाँ तक समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध है तो इतिहास के अंतर्गत हम समाज में प्रचलित जो भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, जो भी विचारधारा है, किसी भी शासक की विचारधारा और शासक का राजनीतिक जीवन, उसका प्रारंभ कैसे हुआ, उसका अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और कैसे किसी शासक का साम्राज्य अस्तित्व में आया, उसका अध्ययन हम कैसे करते हैं, इतिहास के माध्यम से करते हैं। और समाजशास्त्र उस समय की जो भी सारी समाज में प्रचलित विचारधाराएं, परंपराएं, रीति रिवाज, नियम, विधि विधान, ये सब उस समय के जो भी प्रचलित रहे हैं, उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो कहीं न कहीं समाजशास्त्र और इतिहास दोनों एक दूसरे के क्या हुए, पूरक हुए। कैसे? क्योंकि इस समय की जो भी सारी परंपराएं, रीति रिवाज, किसी भी राजा के समय की प्रचलित, उसके समय का सामाजिक ताना बाना कैसा था, उसके समय की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, और उसके समय में जो भी परंपराएं, रीतियां, ये सब जो विद्यमान थी, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। चूँकि समाज में हमने ये देखा कि समाज में प्रचलित जो है परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, आज इन सभी का अध्ययन जो है हम किसके माध्यम से करते हैं, समाज शास्त्र के माध्यम से करते हैं। और हम इतिहास में भी देखते हैं कि किसी भी राजा के समय में उसका सामाजिक जीवन कैसा है, उसका राजनीतिक जीवन कैसा है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके समय में समाज कैसा था, समाज कितने वर्ग में बटा हुआ था। ठीक है, इन सभी का अध्ययन हम किसके माध्यम से करते हैं, तो इतिहास के माध्यम से करते हैं। और ये कहीं न कहीं ये इस समाज के का जो अध्ययन हम इतिहास के माध्यम, उसके समय की सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं, और उसका अध्ययन कहीं न कहीं हम जो है उस समाज का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो जब कभी अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि समाजशास्त्र का इतिहास से एक अन्योन्यासी संबंध है। ठीक है, और इसी तरीके से समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है, आइए उसको भी देख लेते हैं। राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र प्लस समाजशास्त्र, समाजशास्त्र। ठीक है, अब राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र को समझने के, राजनीति शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, राज्य की उत्पत्ति का, राज्य की उत्पत्ति, राज्य का निर्वाचन। ठीक है, राजा का निर्वाचन कैसे किया जाता है, इन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, और अब ये देखते हैं कि पहले राज्य आया कि पहले समाज आया। तो अब जब इसकी बात की जाए तो देखा जाएगा कि सबसे पहले क्या हुआ, समाज आया ना, और समाज के बाद तब क्या आया, राज्य आया। चूँकि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हमने देखा है, राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत हैं, एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, और दूसरा क्या है, राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, उत्पत्ति का सिद्धांत। तो दो ऐसे सिद्धांत हैं राज्य की उत्पत्ति का। तो पहले समाज आया, क्यों, क्योंकि जब समाजशास्त्र की परिभाषा हमने पढ़ी तो उसमें ये बताया गया कि जब दो व्यक्ति मिले और मिलने के बाद अंतःक्रिया करें, और ऐसी अंतःक्रिया करें कि एक दूसरे को वो प्रभावित करे अंतःक्रिया, और जब दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए तभी तो एक संबंध का निर्माण हुआ, और जब संबंध का निर्माण हुआ तो उसी से बना समाज। तो इस तरीके, अब जब समाज बना तो समाज बनने के बाद तो कहीं न कहीं जब समाज बना तो समाज से ही परिवार की उत्पत्ति हुई, परिवार आया। तो जब परिवार अस्तित्व में आया, परिवार अस्तित्व में आया तो परिवार के अस्तित्व में आने के बाद कहीं न कहीं भय व्याप्त हुआ होगा, पारिवारिक समस्याएं आई हुई होंगी। अब उन समस्याओं का निदान करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी,
राज्य की, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था की। अब उन राज्य और प्रशासनिक एक राजा का होने की आवश्यकता हुई। राजा होगा तभी तो वो राजा प्रजा के ऊपर शासन करेगा और प्रजा के हित की बात करेगा, प्रजा की भलाई के लिए सोचेगा, नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। तो नियम कानून, पहले राज्य आया तो राज्य के बाद तब आएगा नियम कानून। तो नियम कानून, विधि विधान, ये सब चीज़ें जो बनेंगी वो उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? राजनीति शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कहें तो राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जो राज्य की उत्पत्ति, विकास तथा विशेषताओं और राज्य के संगठन, सरकार की शासन प्रणाली और उससे संबंधित समितियों, संस्थाओं तथा कार्यों का अध्ययन करता है। और ये सभी संस्थाएं समाज के क्या हैं? अंग हैं। तो इन सभी को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे के से संबंधित हैं। तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का कहीं न कहीं आपस में एक लगाव है, एक जुड़ाव है और दोनों को पृथक करके इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से चाहे समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ संबंध हो, चाहे समाजशास्त्र का इतिहास के साथ संबंध हो, चाहे समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध हो, चाहे वो मनोविज्ञान के साथ संबंध हो, तो कहीं न कहीं समाजशास्त्र इन सभी विज्ञानों से जुड़ाव है, इसका लगाव है। और ये समाजशास्त्र जो समग्र समाज की इकाई, समस्त समाज का जो अध्ययन हम करते हैं, और ये सारे जो विज्ञान हैं ये क्या है? ये कहीं न कहीं एक छोटे छोटे इसके पार्ट हैं, इकाई हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि एक शरीर की संरचना की बात करी थी। समाजशास्त्र क्या है? ये पूरा शरीर है, ठीक है। समाजशास्त्र ये पूरा, हम इसको ले लेते हैं समाजशास्त्र को, एक पूरा शरीर है। बाकी के जो भी विज्ञान है, चाहे वो इतिहास हो, मान लीजिए इतिहास को हमने ये दाहिना हाथ मान लिया और मनोविज्ञान को बायां हाथ मान लिया, आंखें मान लिया हमने राजनीति शास्त्र को, ठीक है, और पैर हमने मान लिया दर्शन शास्त्र को। तो इस तरीके से समाज के शरीर के अलग अलग अंग जो हैं, लेकिन कहीं न कहीं शरीर के ये सारे अंग मिलकर ही शरीर की संरचना करते हैं। संपूर्ण शरीर तभी कहा जाएगा जब ये सारे अंग आपस में मिल जाएंगे। तो वैसे ही समाजशास्त्र कहीं न कहीं इन सभी विज्ञानों से संबंधित है और छोटे छोटे समाज की एक छोटी छोटी इकाई का अध्ययन हम इन विज्ञानों के माध्यम से करते हैं। तो जब कभी अगर पूछा जाए तो कहीं न कहीं समाजशास्त्र को हम इन विज्ञानों से पृथक करके इसका आकलन नहीं कर सकते या पृथक करके इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो जब कभी अब अगर आपसे पूछे कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, तो इन संबंधों के बारे में आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंधों के बारे में अभी हमने चर्चा करी कि इन सभी के साथ इसका क्या संबंध रहा है, ठीक है। इसका अध्ययन हमने इसके माध्यम से किया। अब एक इसमें थोड़ा सा और देख लिया जाता है। ये है समाजशास्त्र का सामाजिक और मानव शास्त्र से संबंध। मानव शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का क्या संबंध है, तो ये भी ज़रा सा देख लिया जाता है। मानव शास्त्र का संबंध जो होता है वो आदिम समाज से होता है। किससे होता है? मानव शास्त्र का संबंध किससे होता है? आदिम समाज से होता है। आदिम समाज यानी जब समाज की शुरुआत हुई, आदिम समाज का मतलब होता है कि जब प्रारंभिक समय में समाज की जो शुरुआत हुई थी उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? मानव शास्त्र के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अब आदिम समाज में रहने वाले लोगों का रहन सहन कैसा होता था, उनका खान पीन कैसा हुआ करता था, उनके यहाँ प्रचलित परंपराएं कैसी रहती थी, उनकी विचारधारा कैसी रहती थी, रीति रिवाज कैसे हुआ करते थे, ठीक है। इन सभी का अध्ययन जो है हम किसके माध्यम से करते हैं? मानव शास्त्र के माध्यम से हम इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उस आदिम समाज का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं? समाजशास्त्र के अंतर्गत। कैसे? क्योंकि जो भी समाज में प्रचलित परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, भले ही वो प्राचीन रीति रिवाज हों, परंपराएं हों, लेकिन उस समाज का अध्ययन भी हम समाजशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। तो इस तरीके से अगर कभी पूछे कि मानव शास्त्र का
समाजशास्त्र से क्या संबंध है, तो आप बता सकते हैं मानव शास्त्र जो है आदिम समाज का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है। तो कहीं न कहीं समाजशास्त्र आदिम समाज के बारे में भी वो अध्ययन करता है और कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था वो समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध था उसके बारे में हमने चर्चा करी और सारे विज्ञानों के साथ इसकी हमने तुलना भी कर ली, इनका कैसे इसका अध्ययन किया जाता है इसके साथ, इसके बारे में भी हमने देखा। अब कोई भी जो भी मन में थोड़ा बहुत डाउट होगा आप उसको जो है हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, फिर हम उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर अब आइए चलते, आज के लिए ये जो हमारा टॉपिक था इतना ही, आप नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।